हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पटवारी परीक्षा 2021 में प्रथम पारी में विज्ञान के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना ही कार्बन डाइऑक्साइड, यह समय होता है। तो इसके ऑप्शन जो है उन ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है मध्याह्न, इनमें से कोई नहीं, दिवस प्रकाश और सांध्य प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा सांध्य प्रकाश। सांध्य प्रकाश यानी गोधूली वेला या शाम का वो समय होता है जब सामान्यतया पौधों के अंदर ना तो प्रकाश संश्लेषण होता है और ना ही जो है रेस्पिरेशन यानी श्वसन होता है, क्योंकि उस दौरान जो है वो प्रकाश की मात्रा कम होती है। इसलिए जो है सामान्यतः सांध्य प्रकाश के समय पौधे ना तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना ही CO2, अर्थात इस समय ना तो श्वसन होता है पौधों के अंदर और ना ही प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के बड़ा प्रतीत होता है, यानी इस किसके कारण ये जो है बड़ा प्रतीत होता है। चंद्रमा जब क्षितिज के समीप होता है तो इसके बड़ा होने का कारण क्या है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अपवर्तन वह परिघटना है जिसके कारण कोई प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, क्योंकि इसकी चाल बदल जाती है। इसलिए जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से जो है चंद्रमा जो है वो बड़ा प्रतीत होता है। चंद्रमा और सूरज भी जब क्षितिज के समीप होता है तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बड़ा प्रतीत होता है। तो ये चीज ध्यान रखने की है। पुराने समय में इजिप्ट और चाइना में इस घटना को जो है दृष्टि भ्रम या चंद्र भ्रम कहा जाता था, लेकिन एक्चुअल में ये दृष्टि भ्रम या चंद्र भ्रम नहीं है, ये जो है सामान्यतः वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 13 से 18 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ ब्लड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक सामान्य व्यक्ति के अंदर लगभग 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर यानी प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर एक सामान्य व्यक्ति में 100 ml ब्लड पाया जाता है। उसमें से ध्यान देंगे लगभग 12 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर जो है वो तो एक फीमेल में होता है और 14 से 16 ग्राम की रेंज जो है प्रति 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की ये होती है एक मेल में। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें ये आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शन के हिसाब से जो 12 से 16 ग्राम की जो रेंज है वो 13 से 18 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो होगी। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी बुक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न को मिलाइए, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको दो कॉलम दे रखे हैं। पहले कॉलम के अंदर जो है कुछ कल्चर वर्ड दे रखे हैं और दूसरे कॉलम में उनसे संबंधित शब्द दे रखे हैं, उनसे आपको मैच करना है, मिलाना है। तो पहले कॉलम में आपको एपी कल्चर, सिल्वी कल्चर और विटी कल्चर दिया हुआ है और दूसरे क्वेश्चन में जो है दूसरे कॉलम में इसके जो आंसर है वो दिए गए हैं कि एपी कल्चर का संबंध किससे है, विटी कल्चर का संबंध किससे और सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है। तो देखिए एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। अब मधुमक्खी पालन यानी ए जो है इसका राइट आंसर दूसरे कॉलम में 2 नंबर पे है। तो अगर आप अपने कूट को देखें, जो कोड्स आपको दिए हुए हैं उन कोड के हिसाब से देखें तो ए में 2 नंबर जो है वो आपके 2 ऑप्शन में आ रहा है, एक तो ए ऑप्शन में आ रहा है और दूसरा डी ऑप्शन में आ रहा है। परंतु अगर हम बात करें अगले बी क्वेश्चन की, पहले कॉलम वाले बी क्वेश्चन यानी सिल्वी कल्चर की बात करें तो सिल्वी कल्चर जो है वो वन संवर्धन को कहा जाता है, अर्थात वनों का संवर्धन जो है वो सिल्वी कल्चर कहलाता है। तो बी के लिए राइट आंसर जो है वो 3 नंबर होगा। कॉलम सेकंड का 3 नंबर जो है वो बी का आंसर होगा। अब कॉलम सेकंड का 3 नंबर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ए के अंदर बी में 1 दे रखा है जो कि राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर जो है वो डी में दे रखा है, अर्थात सिल्वी कल्चर वन संवर्धन जिसके लिए 3 नंबर जो है वो ऑप्शन डी में दे रखा है। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक मधुमेह रोगी में शर्करा की जांच कौन से टेस्ट के द्वारा की जा सकती है। मतलब ब्लैंक दे रखा है आपको कि कौन से टेस्ट के द्वारा जो है शर्करा की जांच की जा सकती है। ऑप्शन आपको दे रखा है डेनिस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट और एलिजा टेस्ट या एलिसा टेस्ट। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा बारफोर्ड टेस्ट।
ध्यान देंगे, डेनिज टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी विलियन के अंदर टर्सरी एल्कोहल जो है उसकी पहचान करने के लिए, तृतीयक एल्कोहल जो है उसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो सामान्यतया यूरिन शुगर, यानी यूरिन में जो ब्लड शुगर आ जाता है उसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। हालांकि जो यूरिन में शुगर का आना जो है वो भी एक तरीके से डायबिटीज का ही लक्षण है। और बारफोर टेस्ट जो है इसके जरिए से ब्लड के अंदर मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड जो है उसकी पहचान की जाती है। वही अगर हम बात करें एलाइजा टेस्ट के बारे में, तो एलाइजा टेस्ट यानी इसका पूरा नाम होता है ELISA, इसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। और ये जो टेस्ट है इसके बारे में सबसे पहले 1973 के अंदर बताया था दो साइंटिस्ट जिनके नाम है एवा एंगलवा और पीटर पॉलमैन। इन्होंने 1971 में एलाइजा टेस्ट के बारे में बताया। और एलाइजा टेस्ट के अंदर सामान्यतया ब्लड में किसी एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारी बॉडी के द्वारा, उनकी पहचान की जाती है। एलाइजा टेस्ट मेनली HIV जो है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट है, एड्स जो है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो एलाइजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फल के पकने की क्रिया किसके द्वारा उद्दीपित की जाती है? इसमें आपको कुछ हार्मोन्स दे रखे हैं, प्लांट हार्मोन, जिनके बारे में आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके द्वारा फलों को पकाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एथिलीन, जिसको इथाइलिन भी बोलते हैं, एथीन भी बोलते हैं। ये पादप के अंदर एक गैसीय हार्मोन होता है जो फलों को पकाने में सहायक होता है। इसके बाद ध्यान देना, इसमें 3 हार्मोन और दे रखे हैं। हालांकि इनके काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोटे मोटे इनके मेन जो फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, यानी कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सिन जो है वो सामान्यतः ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट के अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है वो सामान्यतः ऑक्सिन है, यानी वृद्धि को प्रेरित करता है। इसके अलावा अगर हम जिब्बेरेलिन की बात करें तो जिब्बेरेलिन जो है वो पौधों के अंदर तने की लंबाई बढ़ाता है, इसके अलावा फलों की लंबाई भी बढ़ाने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से उत्पन्न है जिसका संबंध है। तो यहाँ पे आपको 4 जानवरों के नाम दे रखे हैं, कुत्ता, गाय, घोड़ा और दरियाई घोड़ा। तो वैक्सीनेशन शब्द जो है वो वैक्सीन से बना है, और वैक्सीन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एक शब्द जिसका नाम है वक्का से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका सामान्य मतलब होता है कौ यानी गाय। और ये शब्द जो है वो सबसे पहले दिया था एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी भी कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले जो है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। तो वैक्सीन शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई है गाय से, तो इसका राइट आंसर होगा बी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रोमिनिड ज्वालामंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। इसके अंदर क्वेश्चन और उसके अंदर दिया हुआ जो पहला स्टेटमेंट है उसको मैंने एक पार्ट में लिखा है, और उसका जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको दूसरे पार्ट में लिखा है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि यह पर्यावरण में निम्नीकरण के उच्च रोधी है। यानी जो ब्रोमिनिड ज्वाला है वो सामान्यतया पर्यावरण में निम्नीकरण के उच्च रोधी। इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहा है कि जो ब्रोमिनिड ज्वालामंदक है, जो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटर्डेंट्स हैं, वो सामान्यतया बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी एनवायरनमेंट में कई लंबे टाइम तक ये बने रहते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि ये इंसानों और जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको ब्रोमिनिड ज्वालामंदक से संबंधित दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट कि ये पर्यावरण में निम्नीकृत नहीं होते, दूसरा जो है ये इंसानों और जानवरों में इकट्ठे हो सकते हैं। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इन स्टेटमेंट के बिहा पर, उसमें ये है कि पहला ऑप्शन यानी खाली स्टेटमेंट एक सही है, या दूसरा सही है, या दोनों सही है, या दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ये दोनों ही सही है। जो ब्रोमिनिड ज्वालामंदक है यानी ब्रोमिनेटेड फ्लेम जो रिटर्डेंट्स हैं वो सामान्यतया एक तरीके से देखा जाए तो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं। दूसरी बात, इंसानों और जानवरों में एकत्रित हो सकते हैं, खास तौर से ये बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इनका उपयोग सामान्यतया सिंथेटिक गद्दे वगैरह, इसके अलावा अगर हम बात करें तो टाइल्स वगैरह बनाने में भी इनका उपयोग जो है वो किया जाता है।
तो 2004 के अंदर यूएस गवर्नमेंट जो है इन्होंने भी जो है ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स जो है इनको बैन कर दिया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा 1 और 2 बोथ, यानी आपको जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है सी ऑप्शन, उसके अंदर इन दोनों कथनों के बारे में दे रखा है 1 एवं 2 दोनों, तो आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 16 सितंबर। 16 सितंबर का दिन जो है वो विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो साधारण सभा की बैठक है उसमें निर्णय लिया गया कि 16 सितंबर का दिन जो है वो ओजोन के बारे में जागरूकता लाने के लिए पूरे विश्व भर में जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, जिससे लोगों को ओजोन का जीवन में महत्व है और ओजोन के ऊपर जो इंसानी क्रियाकलापों से ओजोन परत को जो क्षति पहुंच रही है उसके बारे में अवेयर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रयोग सर्वप्रथम में किया गया। सोशल फॉरेस्ट्री टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया इन। तो भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रयोग सर्वप्रथम 1976 में किया और ये जो शब्द है ये प्रयोग में लाया गया राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा और इसका मुख्य लक्ष्य था भारत में बेकार पड़ी हुई जो भूमि है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना। तो इस तरीके से आज की पटवार परीक्षा के अंदर आए हुए जो फर्स्ट पारी में जो भी साइंस के क्वेश्चन आए थे 10 क्वेश्चन आए थे वो अपने कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चन से संबंधित आंसर में अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन का जो सेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आने वाले एग्जाम्स जो है उनके अंदर भी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं। हाल ही में 5 सितंबर को जो ईपीएफओ की एग्ज़ाम हुई थी उससे एक क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा इस एग्ज़ाम में आ गया, जो कि अभी अभी आपको जो वैक्सीनेशन वाला बताया था वैक्सीन वर्ड वाला, वो एज इट इज़ क्वेश्चन जो है वो ईपीएफओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।